नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 विषय गणित का मॉडल पेपर जो सेट 1 जारी हुआ है उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। यार यह मॉडल पेपर जो है सो जैक के द्वारा जारी किया गया है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25। ठीक है दोस्तों, आगे फिर बढ़ते हैं। तो देखिए निर्देश में जो दिया गया है, कुल 50 बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न है, यानी इस सेट में जो है सो टोटल 50 प्रश्न है। तो आज हम लोग दो पार्ट में इसे देखने वाले हैं। तो 25-25 प्रश्न को जो है सो दो पार्ट में देखेंगे। अगला फिर पॉइंट दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगला पॉइंट दिया गया, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, यानी एक प्रश्न के जो है सो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक जो है सो सही ऑप्शन होगा। तो इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आप लोग गलत भी टिक करके आ जाते हैं ऑप्शन, तो उसके लिए जो है सो कोई अतिरिक्त अंक अलग से नहीं काटा जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो प्रतिलोम मीन्स व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है? उल्टा। तो गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक मीन्स गुना, तो गुना का उल्टा भाग। तो 5 का बोला गया है, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1/5। तो 1/5 कहाँ पे है दोस्तों? तो ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? तो 7/23 को जो है सो किससे गुना करना होगा दोस्तों? तो सेम उसी संख्या से गुना करेंगे, केवल उसको पलट देंगे। तो 7/23 दिया हुआ है, तो 23/7 से गुना करेंगे। तो आपस में जो दोनों संख्याएं होती सो कट जाएगी। जैसे कि 7/23 दिया गया है, तो इसको 23/7 से जब गुना करेंगे तो 23 और 23 कटेगा, फिर 7 कटेगा, तो गुणनफल कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो किससे गुना करने पे? 23/7 से। तो 23/7 जो है सो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? कौन सा ऐसा संख्या जो सो वर्ग नहीं है, जो कि ऑप्शन में दिए गए? तो पहला देखिए 12 है, जो कि 12 जो होता है सो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। 3 का 9 होता है, फिर 4 का जो होता है सो 16 हो जाता है। 121 जो कि 11 का वर्ग है। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 121 होता है। आगे फिर दिया गया है ऑप्शन सी में 1 2 3 2 1। तो ये जो है सो किसका है दोस्तों? तो 111 का। और आप लोग इसका जानते हैं कि नियम क्या होता है? जब 111 का वर्ग करना होता है तो जितना एक एक दिया रहता है अंक, सेम उसी के आधार पर जो है सो चलते हैं बढ़ते क्रम में। जैसे एक जो है सो 3 बार है, तो 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3, और फिर उसके अपोजिट आप नीचे आते हैं, तो 3 के बाद 2 1, तो 111। फिर इसी प्रकार से देखिए डी नंबर में भी दिया गया 1 2 3 4 तक गया, उसके बाद फिर 3 2 1। तो इसमें कौन सा वर्ग जो है सो नहीं है दोस्तों? तो 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12। अगला फिर है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो सबसे पहले देखते हैं 441 जो है सो किसका वर्ग है, या तो इसके आसपास का कौन सा वर्ग संख्या है। तो 441 जो होता है सो किसका वर्ग है दोस्तों? तो 21 का है। 21 का वर्ग जब करेंगे तो कितना आएगा? 441 आएगा। अब फिर देखते हैं कि 484 अगर कोई संख्या का वर्ग है तो देखते हैं, तो फिर उससे बढ़ के लेते हैं, उसके बीच में जो सो कौन सी संख्या आता है सो देखते हैं। तो 484 जो है सो 22 का पूर्ण वर्ग है। तो 21 और 22, तो पूर्ण वर्ग इसके संख्या में पूर्ण वर्ग जो है सो कोई भी संख्या बच नहीं रहा है, क्योंकि 21 और 22 के बीच में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ये 0। अगला फिर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा।
वर्गाकार बोला गया तो वर्गाकार में प्रत्येक भुजा क्या होती है दोस्तों, तो बराबर होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक किनारा दे दिया गया है 5 मीटर, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो 25 क्या होगा, मीटर होगा या फिर वर्ग मीटर होगा। तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में जो दिया गया है सो 25 वर्ग मीटर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 25 वर्ग मीटर। अगला फिर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है -7 का होल क्यूब का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी संख्या के ऊपर जितना भी पावर जो लगाता है, जितना पावर लगा होता है उतनी बार उस संख्या को जो है सो गुना करते हैं। तो जैसे 7 के ऊपर जो है सो 3 लगा हुआ है, पावर 7 का कितना है, 3, तो 7 को कितने बार गुना करेंगे, -7 को 3 बार गुना करेंगे। तो गुना करने पे कितना आएगा दोस्तों, तो 343 आएगा। तो यहाँ देखिए पहले जो है सो माइनस लगा हुआ है, साइन भी जो है सो माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो संख्या किस में आएगी आंसर, तो माइनस में। तो 343 माइनस में कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला फिर प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 3 का पेयर है। देखिए तो 2 जो है सो 3 बार दिया गया है, फिर 3 3 बार दिया गया है, और 4 3 बार दिया गया है। का घनमूल क्या होगा, तो घनमूल मीन्स जब 3 मिलता है तो 3 के बदले क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो जैसे 2 3 बार है तो 2 लिखेंगे, फिर 3 बार है तो 3 को 1 बार लिखेंगे, फिर 4 जो है सो 3 बार है तो इसको भी 1 बार लिखेंगे। तो गुना करने पे कितना आता है देखते हैं, तो 2 तिया 6 और 6 चौका 24, तो 24 किस में, तो ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 8 में 1 पूर्णांक am के लिए m कहलाता है। तो m क्या कहलाता है दोस्तों, घातांक कहलाता है। अगला प्रश्न फिर पूछा गया है m, ये आधार के ऊपर जो भी पावर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, घातांक कहते हैं। तो जैसे a के ऊपर पावर दे दिया गया है m, तो m जो है सो क्या है, घातांक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, घातांक। अगला फिर प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम। तो 2/3 का उल्टा फिर कर देंगे तो 3/2, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला फिर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में a का पावर m इंटू बी का पावर m। देखिए यहाँ पे पावर जो है सो बराबर है जबकि आधार जो है सो अलग अलग है। तो इस कंडीशन में जो होता है सो आधार जो होता है सो गुना हो जाता है और पावर क्या होता है वही रहता है, क्योंकि पावर जो है सो दोनों का सेम है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ए बी का पावर m, क्योंकि ये भी दोनों गुना हो गया और पावर जो है सो ज्यों का त्यों रह गया। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया दोस्तों, यदि 4a प्लस b3 बराबर 55 है तो a और b का मान क्रमशः है। तो यहाँ पे जो है सो a और b का मान बताना है। तो इस कंडीशन में हमेशा आप लोग जो है सो ऑप्शन को देखिएगा। तो ऑप्शन देखिए a में दिया गया है a का मान 2, b का मान 3, तो 4 और a का मान जो है सो 2 रखते हैं तो 42 हो जाता है, प्लस b, तो b का मान 3 और फिर दिया गया है 3, तो 42 प्लस 33 क्या 55 आता है, नहीं आता, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अगला फिर बी में देखते हैं, a का मान दिया गया है 2, तो 42 प्लस 13, जो कि जोड़ने पे देखिए यहाँ 55 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 12, यदि 234x संख्या 6 से विभाज्य तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस संख्या को 6 से भाग देंगे। तो 6 से देखिए भाग दीजिए, तो 6 से भाग देने पे देखिए 234 जो सो पूरा पूरा कट जा रहा है, 6 से जो सो 234 कट जा रहा है, तो x का मान क्या होगा, 6 होगा।
तभी जो है सो 6 फिर कटेगा, तो ऑप्शन बी में दिया गया है 6, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 13 में 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक, तो यहाँ संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है, तो संख्या देखिए यहाँ क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर का, तो 4/7 दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4/7 ऑप्शन सी। अगला फिर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में a प्लस बी, और फिर दिया गया a प्लस बी का मान होगा, दोनों देखिए a प्लस बी और फिर दिया गया है a प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला फिर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 में a प्लस 2 का स्क्वायर का मान क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जिस प्रकार से आप जानते हैं, तो सेम वही रूल से देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर 2ab, तो 2a इंटू बी की जगह क्या दिया गया है 2 दिया गया है, तो वहाँ 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 यानी डी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला फिर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है 4a² b का सार गुणनखंड, तो सार गुणनखंड क्या होता है, उस संख्या को जो सो तोड़ के लिखना है, गुणनखंड करके लिखना है पूरा। तो 5 इंटू ये देखिए a का स्क्वायर लगा है, तो ये 2 बार है, तो 5 इंटू a इंटू बी, तो कहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला फिर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में खाली जगह का गुणनखंड x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो 17 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जब इसको गुणा करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, फिर एक्स बी प्लस एक्स बी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर जब ए से गुना करेंगे तो प्लस ये एक्स प्लस ये बी। अब देखिए एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी, तो दोनों में एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉमन एक्स निकालते हैं तो बी प्लस ये आ तो ए प्लस बी, जो कि ऑप्शन ये में दिख रहा है एक्स स्क्वायर ये प्लस बी इंटू एक्स प्लस ये बी, ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला फिर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 में एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। एक रैखिक समीकरण मीन्स ABCD जो आएगा सो एक ही आएगा, एक चर वाला समीकरण, तो एक चर वाला समीकरण का एक ही हल हो सकता है, और 2 चर आ गया तो अनेक उसके हल हो सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है रैखिक समीकरण एक चर वाला समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो एक हो सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला फिर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 समीकरण का हल क्या है। तो इस समीकरण को जब आप हल कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा दोस्तों इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का x इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि 5x जो यहाँ पे दिया गया है तो 5x और 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और 8 - 7, तो 5x में 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और 8 - 7 इज इक्वल टू 1, तो x जब इधर गुना में तो उधर जाके भाग, तो x इज इक्वल टू कितना 1/3, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से होगी। तो कुल आम कितना है 50 आम है, उनमें से 40% आम जो है सो पका हुआ है, तो 60% जो है सो कच्चा है। और यहाँ पूछा भी जा रहा है कि पके हुए आमों की संख्या कितनी होगी, तो 50 का जो है सो 40% निकाल दीजिए, तो 50 का 40% कितना होगा दोस्तों, तो 0 0 कट गया, तो 5 चौका 20, तो 20 ऑप्शन डी में दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 21 में बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली जगह पर प्रकलित किया जाता है। बट्टा में छूट, कोई भी वस्तु को जब जितना में जो अंकित मूल्य रहता है उसमें से छूट दिया जाता है,
जो MRP रहता है उसमें जैसे 5% का छूट दे दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंकित मूल्य पर। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 22 में, x/y बराबर k में k को कहते हैं तो k को स्थिरांक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्थिरांक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 में, यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा दोस्तों? तो अनुपात में से आप लोग जानते हैं कि बट्टा होता है, तो x/y, ये तो इसका उल्टा प्रतिलोम तो xy कर देते हैं, तो xy = k। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 में, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो चौथा कोण होगा। लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतों कोणों का योग जो होता है सो 360 डिग्री होता है, और 3 कोण में से प्रत्येक कोण जो है सो 90 डिग्री का है, तो चौथा कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? तो चतुर्भुज जो है सो कब बराबर होते हैं? विकर्ण चतुर्भुज के जो सो कब बराबर होते हैं? एक तो वर्ग में बराबर होता है और एक आयत में। तो समलम ऑप्शन ए में दिया गया है समलम। तो समलम का जो सो फिगर किस प्रकार से बनता है दोस्तों? तो ये जो होता है सो इस प्रकार से समलम का बनता है। तो देखिए इसका विकर्ण जब होता है तो देखिए विकर्ण जो है सो दोनों एक समान जो है सो नहीं है, तो समलम का बराबर नहीं होगा। उसके बाद फिर दिया गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में जो होता है सो सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है, और समचतुर्भुज का इस प्रकार से फिगर बनता है, जो कि देखिए इसमें भी जो है सो एक विकर्ण बड़ा और एक विकर्ण बड़ा हो जा रहा है, तो समचतुर्भुज का भी जो है सो नहीं होगा। अगला फिर है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों? आमने सामने की भुजाएं जो होती सो बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजा ये बराबर हो गई, और इसमें देखिए विकर्ण जो होता है सो एक छोटी और एक बड़ी हो जाता है। और अगला फिर है आयत। आयत में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, और आमने सामने की इसमें भी जो होती है सो भुजा बराबर होती है, और इसमें देखिए विकर्ण जो है सो दोनों बराबर बन रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, आयत। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। अगला प्रश्न जो है सो 26 से 50 तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।